नई उम्मीदें, नई सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की। और अगले 1 घंटे में लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगले 1 घंटे हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ सहयोगी भावना मेरे साथ जुड़ी रहेंगी। भावना, सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं। संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई तमाम वो खबरों पे जहां नजर रहेगी आज एंटी पेपर लीक बिल के पास होने की लोकसभा में, तो चर्चा आज भी जारी रहेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख करेंगे और आपको खेल जगत की तरफ भी लेकर चलेंगे। यानी 1 घंटा ये पूरा पावर पैक रहने वाला है। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। लोकसभा में देर रात तक चली एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा। आज भी पक्ष विपक्ष की ओर से जारी रहेगी बहस। सरकार के जवाब के बाद आज पारित हो सकता है विधेयक। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। अब 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा फैसला। पाकिस्तान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल सख्त, कहा पीओजे की हिंसा की हो स्वतंत्र और पारदर्शी जांच। क्षेत्र में स्वतंत्र ऑब्जर्वर जाने की अनुमति देने की भी मांग। बंद कमरे में मिले अमेरिका और इजराइल के राष्ट्रपति। ईरान और लेबनान पर हुआ मंथन। वहीं ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर गिराए मिसाइल और ड्रोन। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरजिंदर और गुलफीर ने जीता रजत। पुरुष 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने गुलफीर। मुक्केबाजी में 3 और पदक पक्के। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। झारखंड में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 1 करोड़ का इनामी माओवादी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। झारखंड से ये बड़ी खबर, जहां माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका। 1 करोड़ का इनामी माओवादी गिरफ्तार किया गया। जी हां, आपको बता दें कि टॉप माओवादी मिसिर बेसरा को इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है, जहां 16 नक्सलियों के सरेंडर के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई। और पुलिस गिरफ्त में माओवादी कमांडर है इस समय मिसिर बेसरा। 1 करोड़ रुपए का इनाम उस पर घोषित था, जिसे अब इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अब इस समय केंद्रीय एजेंसी जो है वो उससे लगातार पूछताछ कर रही है। झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली मिसिर बेसरा को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। गिरिडीह और धनबाद पुलिस अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर ये छापेमारी कर रही थी। और इसी दौरान गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय एजेंसी उससे अब नक्सल संगठन पर पूछताछ कर रही है। तो झारखंड पुलिस को यहां बड़ी सफलता हासिल होती हुई नजर आ रही है। 1 करोड़ का इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मिसिर बेसरा इसका नाम है। और झारखंड, उड़ीसा और बिहार राज्य में दर्जनों मामले दर्ज है मिसिर बेसरा के नाम। नक्सल के इस शीर्षस्थ नेता की गिरफ्तारी से माओवाद की जरूर कमर टूटती हुई नजर आएगी। और उसके साथ 4 और लोग भी हैं, 4 और माओवादी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो झारखंड पुलिस को यहां बड़ी सफलता हासिल होते हुए 1 करोड़ रुपए का माओवादी जिसके नाम इनाम था, उसको यहां गिरफ्तार किया जा चुका है। 16 लोगों के सरेंडर किए जाने के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डीडी न्यूज के जरिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि टॉप माओवादी के तौर पर इसको जाना जाता था और इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित था, लेकिन अब इस समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें केंद्रीय एजेंसी जो है वो अब इस समय उससे और पूछताछ इस समय की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस समय जुड़ गए हैं रांची से, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवाकर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, झारखंड में एक तरीके से जो कह सकते हैं कि नक्सलियों का जो अंतिम ताबूत था उसको भी पुलिस ने खत्म कर दिया है। मिसिर बेसरा, जिस पर कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार और तमाम जो सीमावर्ती राज्य थे उन जगहों पर 100 से अधिक मामले दर्ज है और करीब 1 करोड़ रुपए का ये इनामी नक्सली था, जिसकी कल देर रात गिरफ्तारी हुई। और इससे पहले
कल 16 हार्डकोर नक्सलियों ने भी, जिसमें से कई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 5 लाख रुपए का इनामी, कमांडर लेवल के कई जो नक्सली थे उसमें से महिला नक्सलियां भी थी, उन लोगों ने भी कल सरेंडर किया था। तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। और पुलिस का जो लगातार ऑपरेशन, चाहे वो सारंडा के जंगलों में हो, चाहे वो पारसनाथ के जंगलों में चल रहा था, उस की जो एक कह सकते हैं कि नक्सल उन्मूलन को लेकर जो अभियान चल रहा था, उसके तहत ये एक बड़ी सफलता है। और कहा जा सकता है कि झारखंड में अब एक तरीके से जो नक्सल, हालांकि ऑफिशियली कह दिया गया था कि इनकी बड़ी गतिविधियां खत्म हो गई है, लेकिन ये एक दो जो बचे हुए लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है और कुछ लोगों ने सरेंडर किया है। और इस साल अगर हम देखें तो करीब 45 नक्सलियों ने अब तक सरेंडर कर दिया है, जो कल इतनी बड़ी सरेंडर झारखंड में हुई थी। और ये लगातार जो हम कह सकते हैं नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता है। और लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, झारखंड पुलिस हो, ये लगातार मिलकर इन दुर्गम इलाकों में अभियान चला रही थी। और उसी का ये नतीजा है कि मिसिर बेशरा आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। जी दिवाकर, जो यहाँ एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, मिसिर बेसरा को यहाँ गिरफ्तार किया जा चुका है और केंद्र सरकार की जो रणनीति थी कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जाए, माओवाद को खत्म किया जाए, तो उसमें ये बड़ी कामयाबी हासिल होती हुई नजर आ रही है। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां बिहार से पेपर लीक मामले से ये बड़ी खबर। बीपीएससी टियर 3 पेपर लीक में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई। एमबीबीएस डॉक्टर मनीष कुमार को इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हां, मनीष कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है ईओयू की तरफ से और अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर मनीष को यहां गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजीव मुखिया के बेटे का दोस्त है डॉक्टर मनीष कुमार। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को मिल चुकी है जमानत और अब डॉक्टर मनीष कुमार को यहां गिरफ्तारी की जा चुकी है। यहां कई बड़े सवाल जो है मनीष कुमार से पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है। कई गिरफ्तारियां इसमें पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर मनीष कुमार की जो गिरफ्तारी है इसको एक बड़ा एंगल माना जा रहा है, क्योंकि यहां से कई तार जुड़ते हुए नजर आए होंगे और ईओयू ने डॉक्टर मनीष कुमार को पकड़ा और यहाँ डॉक्टर मनीष कुमार की गिरफ्तारी हुई है। संजीव मुखिया के बेटे हैं का दोस्त है मनीष कुमार। बिल्कुल, और अब मनीष कुमार से गिरफ्तार होने के बाद में अब कई सारी पूछताछ की जाएगी और कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो पेपर लीक मामले को लेकर जहां एक तरफ संसद के अंदर चर्चा जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मधुरेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस खबर को लेकर? एक बड़ी कार्रवाई है बीपीएससी पेपर लीक के मामले में। बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है। संजीव मुखिया जो बीपीएससी टियर 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा का मुख्य पेपर लीक का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसके बेटे शिव कुमार का ये दोस्त बताया जा रहा है मनीष कुमार, जिसको गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि ये भी पेपर लीक करवाने के मामले में, पेपर निकालने के मामले में ये जुड़ा हुआ था और इसकी जो गतिविधि थी वो बेहद संदिग्ध थी। और ईओयू जो है उसने एक बार में ही इस पर शिकंजा नहीं कसा है, एक लंबे वक्त तक इसकी मॉनिटरिंग की गई है। मॉनिटरिंग करके कंफर्म किया गया है, उसके बाद मनीष कुमार को ईओयू ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि आज उससे पूछताछ होगी। और इस बीच में जो बिहार सरकार है, जो पटना हाईकोर्ट है, उसने पेपर लीक के मामले में भी एक बेहद गंभीर फैसला लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनका गठन किया गया है। पटना, लखीसराय और पूर्णिया में ये फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसका गठन किया जाएगा। पेपर लीक से जुड़े हुए मामले की इसमें सुनवाई होगी। 90 दिनों के अंदर जो फैसला है पेपर लीक से जुड़े मामले में, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ बिहार सरकार भी जो है वो पेपर लीक के मामले को लेकर के बेहद गंभीर है। और इसी को देखते हुए ये कई फैसले लगातार बैक टू बैक लिए जा रहे हैं। चाहे बात की जाए मनीष कुमार की गिरफ्तारी की, या जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है, ये अपने आप में दिखाता है कि जो न्यायपालिका है और जो सरकार है दोनों ही कितना गंभीर है। जी बिल्कुल मधुरेश, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। आज संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन है। करीब 1 हफ्ते के गतिरोध के बाद संसद में कामकाज शुरू हो पाया है। पेपर लीक पर देश भर में मचे हंगामे के बीच कल लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई।
जी हां, आपको बता दें कि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 के पक्ष में सरकार ने कहा कि परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। और आज भी इस बिल पर चर्चा जारी रहेगी और अंत में सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। संभव है कि आज ये बिल सदन में पारित हो जाए। बहरहाल कल देर रात 11 बजे तक सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कानून और सख्त बनाने पर अपने अपने विचार रखे। चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की नीयत ईमानदार है। और वहीं बिल में कानूनी कार्यवाही के लिए सख्त समय सीमा भी तय की गई है। केंद्र सरकार द्वारा मामला भेजे जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए और इसमें फास्ट ट्रैक अदालतों का भी प्रावधान है, जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट तय करने होंगे। विपक्ष की ओर से भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सवाल उठाए गए कि 2024 में भी कानून बनाते हुए सरकार की ओर से यही कहा गया था, अब पेपर लीक नहीं होंगे और अगर होंगे तो दोषी बचेंगे नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश को भरोसा दिलाया है कि 2024 के कानून में जो बदलाव लाया जा रहा है उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी। नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब सो आई थिंक यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट। इट हैज फिनिश्ड एन अनफिनिश्ड टास्क which you should have accomplished. We will have special fast track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। The investigation has to be completed within a span of 2 months. और वहीं लोकसभा की कार्यवाही कल देर रात 11 बजे तक चली, लेकिन सरकार का कहना है कि देर रात तक सदन चलाने का क्या ही फायदा है जब विपक्ष को बिल के प्रावधानों पर कोई बात ही नहीं करनी। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर मर्ज की दवा मोदी सरकार में ही मिली है। आपको सुनाते हैं। इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलने का फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इतने देर रात तक पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं तो उसमें एक सार्थक बहस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं और साथ साथ में आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं। और बिल में कोई कमी है तो बताओ ना। बिल में इतना अच्छा प्रावधान बना करके लाया है बच्चों के लिए, किसी ने नहीं बोला। तो इतना देर रात तक हम लोग पार्लियामेंट चला रहे हैं और ये लोग बिल पे नहीं बोल रहे हैं और बिल के बाहर राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इतना दिनों से ये लोग राजनीति ही कर रहे थे, अपोजिशन पार्टी के लोग। इसलिए देखिए, मैं एक जिम्मेदारी व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलाने का फायदा ये अपोजिशन पार्टी ने गंवाया है, बिल पे नहीं बोल करके राजनीतिकरण किया है। मुझे इस बात से दुखी है। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। पेपर लीक के खिलाफ अब राज्यों की राजनीति भी तेज हो चुकी है। बात करेंगे पंजाब की, जहां भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल संसद के मकर द्वार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया। आरोप है कि पंजाब में विभिन्न भर्ती और
परीक्षा प्रक्रियाओं, खासकर फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा समेत कई मामलों में अनियमितताओं और कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। और लोकसभा में जब पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाने पर चर्चा चल रही है, तो तमाम राज्यों में हुए ऐसे मामले भी इस समय सुर्खियों में आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब का पेपर लीक। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने लोकसभा में सीधे सीधे पंजाब सरकार को निशाना पर लिए और कहा कि भगवंत मान ने खुद माना है कि उनके राज में पेपर लीक हुए हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री और सारा केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोलते हैं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये पेपर लीक हुआ और ये पेपर लीक पंजाब में 2023 का तो मुख्यमंत्री ने खुद एडमिट किया, लेकिन दिस इज ओनली वन पेपर लीक। द रियलिटी इज कि पंजाब में एवरी फ्यू मंथ्स इन 4 years देयर हैव बीन ओवर 11 पेपर लीक्स, एक के बाद एक, और हर बार ही सरकार लीकापोती कर रही है। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे जी हमारे ये मनीष सिसोदिया, केजरीवाल ने जब ये बोल रहे थे, उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए ये सरकार एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ साफ कहना है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में कोई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अब उनकी इसी बात का राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था पिछले दिनों, फार्मेसी का एक एग्जाम था। भगवंत मान जी जो बातें बोलते हैं वो पूरा टाइम तो नशे में होते हैं। वो विधानसभा नशे में जाते हैं, वो जब लोकसभा आते थे तब वो नशे में बिल्कुल धुत आते थे। मंदिर गुरुद्वारे तक ये आदमी नशे में जाता है। और अब तो अकाल तख्त ने बताया है पूरे देश को कि किस तरीके से भगवंत मान ने नशे में बेअदबी तक करी है। तो इनकी बातों पे कोई क्या बात मानेगा। 6 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 सालों में, जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए। क्यों पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए। 19 जुलाई को पंजाब में इतना बड़ा चीटिंग रैकेट सामने आया है, सो व्हाई शुड ही नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो कृतिका, देखा जाए तो पेपर लीक को लेकर अब राज्यों में भी सियासत तेज हो गई है और खासकर पंजाब जो है वो इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि भगवंत मान सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कई पेपर लीक हुए हैं। और खासकर अगर ताज़ा मामला देखें जो फार्मेसी से जुड़ा है, हालांकि भगवंत मान कह रहे हैं कि ये पेपर लीक का मामला नहीं, नकल का मामला। और अगर नकल का भी मामला है तो भी तो भगवंत मान सरकार जो है वो इसके लिए जिम्मेदारी ले। बिल्कुल, और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि आप इस वक्त ताज़ा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुज यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, और साथ ही गुरमीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। और सबसे पहले अनुज, आपके पास में आना चाहेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा था। हालांकि बीते कल से अगर हम देखें तो चर्चा शुरू हुई, लेकिन और कल देर रात तक सदन की कार्रवाई चली और आज भी चर्चा जारी रहेगी। अनुज, देखिए, चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष की इस चर्चा में भूमिका क्या है। हम जानते हैं कि सड़कों पर तो विपक्ष जाकर युवाओं के मुद्दों की बात करता है, लेकिन जब सदन के अंदर जहां इस कानून को मजबूत बनाना है, वहां आखिर विपक्ष सार्थक चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहता। देखिए, जिस तरीके की बात विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, और इस बात को तो आप इस बात को देखिए कि जो बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो परीक्षा लीक जैसे मामलों की तुलना आतंकवाद से की है। कितना गंभीर विषय है और उस गंभीरता को विपक्ष आखिर क्यों नहीं समझ रहा। विपक्ष के तमाम जितने भी नेता सदन हैं या सांसद हैं, वो दूसरे मुद्दों को उठाते हुए ज्यादा नजर आए। क्या देश के युवाओं का जो भविष्य है उनके हित हैं, क्या विपक्ष उस पर अब चर्चा कर एक तरीके से उसी बात से पीछे हट रहा है जिसकी बात को विपक्ष पिछले कुछ दिनों में सदन के अंदर हंगामा करता हुआ नजर आता रहा। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर विपक्ष को इस कानून को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका दिखानी चाहिए, लेकिन पिछले एक दिन की चर्चा में ऐसा अभी तक नजर नहीं आया। दूसरा, आप देखिए विपक्षी दल अकाली दल को देखिए। अकाली दल
पंजाब के अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि वहां भी जो परीक्षा लीक जैसे मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर जो इस बात को सत्ता पक्ष ने भी कहा कि ये परीक्षा लीक के मामले किसी एक राज्य का विषय नहीं है, ये देश का विषय है, और इस तरह के मामले को गंभीरता से लेते हुए जो 2024 का कानून है उसमें संशोधन कर इसको मजबूत कराने में अगर विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष के साथ रहेगी तो एक अच्छा संदेश देश के अंदर जाता है। रात को 12 बजे तक सत्ता पक्ष चर्चा कराता है, लोकसभा अध्यक्ष वहां पर बैठते हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका पहले दिन की चर्चा में सकारात्मक रूप से अभी तक सामने नहीं आई है। और बड़ा रोष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के सांसदों को है कि जहां एक युवाओं के सामने एक अच्छा और सकारात्मक मैसेज जाना चाहिए, वहां विपक्ष की भूमिका सार्थक बहस में अभी तक नहीं दिखाई दी। हां, यह बात जरूर है क्योंकि आज इस बिल को पास कराना है और बची हुई चर्चा को भी आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में आज दूसरे दिन की क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन देश की निगाहें इस कानून को लेकर टिकी हुई हैं संसद पर। बिल्कुल, देश की निगाहें इस समय टिकी हुई है कि आज एंटी पेपर लीक बिल जो है लोकसभा में पास हो जाए चर्चा कराने के बाद, जिसके बाद उसे राज्यसभा भेजा जाए। गुरमीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालंधर से। गुरमीत का रुख करते हैं। गुरमीत, इस समय पंजाब भी लगातार सुर्खियों में है पेपर लीक को लेकर और भगवंत मान सरकार लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री का यहाँ इस्तीफा मांगा जा रहा है। नया केस जो है वो फार्मर से जुड़ा, जो ये पेपर है उससे जुड़ा हुआ है। भगवंत मान कह रहे हैं नकल का मामला है। यहाँ सिर्फ नकल का मामला नहीं है, लगातार हम पंजाब में देख रहे हैं कि कई पेपर लीक से जुड़े मामले आए हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। देखिए भावना, सबसे पहले जो मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है उसे ही लेकर जो है पंजाब में एक तरह की नई डिबेट शुरू हो गई है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आरोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि 4.5 साल में पंजाब के अंदर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब 13 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करते हैं कि पेपर लीक, सबसे पहला शब्द ही उन्होंने लिखा पेपर लीक, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि पंजाब में टीईटी की परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए मैंने गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। अब इससे स्पष्ट नजर आता है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो है इसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री को, पंजाब सरकार को घेर रहे हैं कि आप एक तरफ, और अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 4.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एक एक करके यदि हम बात करें, पीएसटीईटी की परीक्षा हुई, पीएसटीईटी की परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई, गिरफ्तारियां हुई। 2 जो प्रोफेसर है वो जीएनडीयू अमृतसर के, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उन्हें सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 2023 में 12वीं की परीक्षा हुई थी अंग्रेजी की, और अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए बच्चे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तीसरी बार परीक्षा हॉल में गए और कारण सिर्फ पेपर लीक था। इस मामले में खुद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कार्रवाई के, शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए थे कि कार्रवाई की जाए जो जिन भी लोगों ने पेपर लीक करवाया है। और जो ये फार्मेसी पेपर लीक का मामला है, इससे पहले एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर का एग्जाम था, उसे लेकर जो है बड़े आरोप लगे थे कि ये पेपर लीक हुआ है। उसमें एक अधिकारी को लेकर एक अधिकारी ने 32 लाख रुपए रिश्वत ली है, और ये कंप्लेंट सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गई थी, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई, कितनी आगे तक मामला बढ़ा इसका तो कुछ पता नहीं चला, मगर मामला जो है कोर्ट के अंदर भी घूमता रहा, कोर्ट की चौखट तक भी पहुंचा। तो कुल मिलाकर पंजाब में जो है ये एक लंबी फेरिस्त है। और इसके साथ ही जो फार्मेसी पेपर लीक का मामला है, 19 जुलाई को एग्जाम हुआ है, उसके बाद पुलिस ने बहुत बड़ा जो मीडिया का दबाव पड़ा, उसके बाद खासकर कांग्रेस, अकाली और बीजेपी इस समय एकजुट नजर आ रहे हैं कि भगवंत मान सरकार जिम्मेदारी ले, और अगर ये फार्मा से जुड़ा अगर ये एग्जाम हुआ है और उसमें अगर पेपर लीक हुआ है तो उसको दोबारा कराया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर एक पेपर लीक होता है तो लाखों युवा इससे प्रभावित होते हैं। गुरमीत और अनुज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के आप बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है।
इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी जांच को निर्णायक चरण में पहुंचा दिया है। जी हां, सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। पेपर लीक से जुड़े साक्ष्यों, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं और ये चार्जशीट अब फास्ट ट्रैक अदालत के सामने पेश की जाएगी। तो 13 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट, सीबीआई की जांच आगे बढ़ती हुई राउस एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और इस एक्शन को आगे बढ़ाते हुए पहले गिरफ्तारियां हुई और अब राउस एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इस चार्जशीट में एनटीए से जुड़े 3 विषय, विशेषज्ञों, कई बिचौलियों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। 13 आरोपी आखिर कौन कौन है, एक बार वो भी आपको बताते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे इन 13 आरोपियों के बारे में। मनीष मंधारे जो कि एंटी बायोलॉजी विशेषज्ञ है, ये कोई आम लोग नहीं है, ये प्रोफेसर हैं, ये पढ़ाते हैं, ये टीचर्स हैं और ये शिक्षाविद भी हैं। प्रहलाद कुलकर्णी ये भी एनटीए फिजिक्स विशेषज्ञ, मनीषा संजय हवालदार जो कि एनटीए फिजिक्स विशेषज्ञ है। साथ ही आपको बता दें कि और भी लोग हैं जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं। उसमें मनीषा संजय वाघमारे हैं, धनंजय निवृत्ति लोखंडे हैं और इसके साथ ही शुभम मधुकर खैरनार का नाम इसमें शामिल है, यश यादव है, मांगीलाल बिवाल का नाम इसमें है, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, डॉक्टर मनोज भगवान राव शिरुरे, शिवराज रघुनाथ और तेजस हर्षद कुमार का नाम इसमें है। इसके साथ ही शाह शामिल है इसमें। और सीबीआई के मुताबिक इन आरोपियों पर नीट प्रश्न पत्र लीक करने, साजिश रचने और अभ्यर्थियों तक अनुचित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने में भूमिका निभाने के ये आरोप लगे हैं और फिलहाल ये चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। और देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट चलन में आ सकते हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले चरण में इन दोनों मूल्य वर्ग के 1-1 अरब पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रायल सफल रहने पर इनका नियमित प्रचलन भी शुरू किया जाएगा। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने सरकार को पॉलीमर नोटों के परीक्षण का प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी दे दी गई है। तो पॉलीमर नोट की ट्रायल की तैयारी इस समय हो चुकी है। लोकसभा में आपको बता दें ये लिखित जानकारी दी गई है। 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे और ये ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। इसको मंजूरी मिल चुकी है। पहला होगा फील्ड ट्रायल और पॉलीमर नोट्स के साथ ये ट्रायल शुरू होने जा रहा है। 1-1 अरब नोटों का ट्रायल होगा। अब ये आपको बताते हैं कि कौन कौन से और भी देश है जहां ये पॉलीमर नोट चलन में है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। लगभग 60 ऐसे देश हैं जहां पॉलीमर नोट प्रचलित हैं, जिसमें आपको बता दें कि प्रमुख देश की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रुनेई है, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव, मॉरिटानिया और निकारागुआ जिसमें शामिल है। इसके साथ ही
वानुआतू, ईस्टर्न कैरिबियन देश इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा, रोमानिया, वियतनाम, ये तमाम वो देश हैं जहां पर पॉलीमर नोट पहले से ही प्रचलित है। और वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। साथ ही उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया के साथ स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि एक बयान में एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया क्षेत्र की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लेसी ने क्षेत्रीय चुनाव से पहले दिन रावलकोट में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल प्रयोग किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के मौजूदा बंद होने से जमीनी स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो पा रहा। एमनेस्टी ने जम्मू और कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JASC पर लगाए गए प्रतिबंध पर भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि इस कदम से चुनाव को लेकर तनाव बढ़ गया है। तो प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग पर सवाल, यहां एमनेस्टी ने चिंता जताई है। POJK में हिंसा को लेकर रावलकोट में फायरिंग पर चिंता जताई है एमनेस्टी ने। साथ ही आपको बता दें कि एमनेस्टी ने कई बातों का जिक्र किया है अपनी इस रिपोर्ट में, जहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं अब भी आपको बता दें बंद है। इसके साथ मीडिया की पहुंच बहाल करने की भी यहां एमनेस्टी ने मांग की है और कई और मांगे भी यहाँ की गई हैं एमनेस्टी के द्वारा, जहां स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को अनुमति देने की अपील की गई है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमृतपाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतपाल, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चर्चा का और चिंता का विषय बन गई है। जी, ये पहली बार नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहती रही हैं कि सप्रेशन और ऑपरेशन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की जो स्टेट एपरेटस है वो सिस्टमैटिकली करता है। भारत लगातार ये कहता रहा है। कल जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने फिर कहा कि इलेक्शन शैम है और उन्होंने चिंता जताई जिस तरह से वहाँ पर लोगों पे वायलेंस हो रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, आप जानती हैं पिछले 50 दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको इन्होंने बैन कर दिया, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है उनके फर्स्ट शेड्यूल एंटी टेररिज्म लॉज के तहत। तो वो कह रहे हैं कि आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देना चाहते हैं अपनी इलेक्शंस में कश्मीरियों को, तो अगर उनके लॉज के हिसाब से भी बात करें, हालांकि भारत तो ये मानता है कि ये इलेक्शंस शैम हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज PTI जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की जो पार्टी है उसने बाइकआउट किए हैं इलेक्शंस। वो कह रहे हैं कि जी नॉन एग्जिस्टेंट वोटर है, खाली मीरपुर, बिम्बेर, कोटली सब में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, वोटर्स पहुंच ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो बॉयकॉट कर रहे हैं। सिर्फ PTI नहीं, आम कश्मीरी बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इन सब एलिगेशंस के बीच में अब ये खबर आना कि मंडे को कोटली में एक आदमी मरता है, रावलकोट में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया जाता है, पाकिस्तानी रेंजर्स डेमोन्स्ट्रेशंस पर चांदनी चौक रावलाकोट में फायरिंग करते हैं। फिगर्स वेरी कर रही हैं क्योंकि इंटरनेट सस्पेंडेड है, 14 से लेके 19 तक लोग मरने की एलिगेशंस हैं। हालांकि पुलिस ने अभी रिएक्ट नहीं किया है या अथॉरिटीज ने रिएक्ट नहीं किया है उस पर जरूर लोग तो मरे ही हैं, नंबर्स चाहे डिस्प्यूटेड हों। जी अमृतपाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें POJK में हिंसा, जहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उसमें एमनेस्टी ने चिंता जताई है और कई मांग की है और मीडिया की स्वतंत्रता की भी यहाँ मांग की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समाचार पत्रों की और प्रकाशित प्रमुख और दिलचस्प खबरों की हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। बिल्कुल, और प्रेस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर, देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंडस्ट्री में किस तरीके से देश लगातार विकसित हो रहा है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल जून महीने में 7.3% की रफ्तार से देश का जो औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ा है और तमाम चुनौतियां रही, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रही और रफ्तार उसकी बढ़ती हुई और आगे नजर आ रही है। हालांकि इस तरह अगर हम देखें तो जून IIP ग्रोथ में 7.3% बढ़ी, जो कि मई के महीने में
5.1% थी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो 7.8% रही। बिजली और गैस सप्लाई 10.6%। इसके साथ ही खनन ग्रोथ 1%, इलेक्ट्रिकल सामान 34% बढ़ी और इसके साथ ही गाड़ियों का जो निर्माण है वो 17.5% बढ़ा है और फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी 10.8% बढ़ा है। इसके साथ ही एफडीआई जो है वो नियमों में और ढील देने की भी तैयारी कर रही है और इसको लेकर के केंद्र ने बताया कि इसलिए कम हुआ एफडीआई, जहां सरकार ने मंगलवार को संसद में भी ये बताया कि हाल के सालों में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि नेट एफडीआई घटा है और वित्त वर्ष 2023 में ये 27.99 अरब डॉलर था, जो कि 2026 में गिरकर 6.95 अरब डॉलर रह गया। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देश जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंडस्ट्री क्षेत्र में चमक नजर आ रही है। और दूसरी जो खबर है वो स्ट्रोक से जुड़ी हुई है, यानी वो बीमारी जब स्ट्रोक आता है यानी ब्रेन स्ट्रोक आता है तो बोलने की क्षमता कहीं ना कहीं चली जाती है और वो क्षमता कैसे वापस आए उसको लेकर एम्स और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर एक सहयोग से एक हिंदी भाषी मरीजों के लिए एक मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी MIT का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये क्या संस्करण है कि संगीत आधारित उपचार पद्धति है जिसमें धुन और लय की मदद से मरीजों को दोबारा बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कुछ और देशों में भी इस तरीके की थेरेपी चल रही है, पश्चिमी देशों में, और कई दशक से अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषा में इसका इस्तेमाल हो रहा है और कई मरीजों पर इसका अध्ययन हुआ है और 1 घंटे में 40 सत्र दिए गए हैं। तो यहाँ से एक उम्मीद जागी है कि स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं जो अपनी बोलने की क्षमता खो चुके हैं वो एक बार फिर से बोल सकेंगे। तो ये थी प्रमुख खबरें जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई और इसी के साथ आप देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका 2 युद्धों और उनसे जुड़े कठिन कूटनीतिक फैसलों का सामना कर रहा है। बैठक ओवल ऑफिस में बंद दरवाजों के पीछे हुई। व्हाइट हाउस ने बैठक में मीडिया को शामिल नहीं किया और व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार नेतन्याहू से उम्मीद थी कि वो ट्रंप को ईरान की कथित गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी देंगे। इसमें पिकेक्स माउंटेन नाम की एक भूमिगत जगह भी शामिल थी जिसके बारे में माना जाता है कि उसका संबंध तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से है। हालांकि ट्रंप इस बात से नाराज दिखे कि इजरायली नेता ने अपनी योजना के बारे में पहले ही सार्वजनिक रूप से बता दिया था। जापान में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भूकंप का केंद्र कुमामोटो शहर से 20 किलोमीटर दक्षिण में था। भूकंप के तेज झटकों से कुमामोटो प्रांत के काशिमा में एओन शॉपिंग मॉल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। हजारों घरों की बिजली चली गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, पुल ध्वस्त हो गए तो वहीं कई इमारतों में भी नुकसान की खबर है। हालांकि हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में भूकंप के बाद इमारतों से धुआं उठता भी नजर आ रहा है। वहीं इस भूकंप से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकेआइची ने कुमामोटो प्रांत के निवासियों से सुरक्षित जगहों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नए समय में बात करते हैं अब टेकटॉक की। जी हाँ, नई नई तकनीक से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं हमारे टेकटॉक खास सेगमेंट में, जहां अमेरिका ने नए चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट और पावर इन्वर्टर के आयात पर इस समय रोक लगा दी और इसका उद्देश्य यूएस में एआई के विकास को सुरक्षित रखना है। FCC यानी कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने नए ह्यूमनॉइड और 4 पैरों वाले चीनी रोबोट जैसे क्वाड्रेट कहा जाता है उसका आयात पर बैन लगाने की घोषणा की है। इन पाबंदियों का मकसद है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों को कम करना, घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना है। पावर इन्वर्टर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और बैटरी को ग्रिड और डेटा सेंटर के उपकरणों से जोड़ने में मदद करते हैं, लेकिन इनके भी इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है। और इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी कि IACS की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जुलाई 1876 यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत है जिसने भारत को ज्ञान के उपभोक्ता से ज्ञान के सृजनकर्ता बनने का आत्मविश्वास दिया। यह उस सपने के साकार होने की कहानी है जिसे एक भारतीय ने उस दौर में देखा था जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों के लिए विज्ञान की प्रयोगशालाओं के दरवाजे लगभग बंद थे। आज ठीक 150 साल बाद इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS अपनी गौरवशाली यात्रा के 150 वर्ष पूरे कर रहा है। Indian Association for the Cultivation of Science, IACS, was founded on 29 July 1876 by a legendary doctor and a great visionary, Dr. Mohenjo-lal Sarkar, who was the personal physician of Ramakrishna Paramahansa Dev and Bankim Chandra Chattopadhyay. The aim of IACS has been to cultivate science by original research and to its varied applications to the arts and comforts of life. It is not an exaggeration to say that Dr. Mohenjo-lal Sarkar is the father of scientific spirit in India. Founded 150 years ago, IACS continues to be the cradle of science that has witnessed all the legendary scientists whom one can think of in the context of science in India. 19वीं सदी का भारत सामाजिक और बौद्धिक नवजागरण के दौर से गुजर रहा था। बंगाल इस जागरण का केंद्र भी था। देश में शिक्षा, साहित्य और सामाजिक सुधारों की नई लहर उठ रही थी, लेकिन विज्ञान का क्षेत्र अभी भी भारतीयों के लिए लगभग अछूता था। वैज्ञानिक अनुसंधान पर औपनिवेशिक शासन का नियंत्रण था और भारतीय प्रतिभाओं के लिए अवसर बेहद सीमित थे। ऐसे समय में भारतीय चिकित्सक और दूरदर्शी चिंतक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने एक ऐसा सपना देखा जो उस समय लगभग असंभव माना जाता था, जो था एक ऐसे वैज्ञानिक संस्थान का जहां भारतीय स्वयं वैज्ञानिक परीक्षण करें, नई खोजें करें और विश्व को कुछ नया ज्ञान दें। साल 1869 में उन्होंने कहा कि भारत के वास्तविक विकास का मार्ग विज्ञान से होकर गुजरता है। 3 वर्ष बाद 1872 में उन्होंने ब्रिटिश शासन की उस सोच पर सवाल उठाए जिसने भारतीयों को वैज्ञानिक अनुसंधान के अवसरों से वंचित रखा था। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे मजबूत आधार वैज्ञानिक सोच होती है। और लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद फिर आया 29 जुलाई 1876 का वह ऐतिहासिक दिन जब कोलकाता में IACS की स्थापना हुई। IACS की स्थापना केवल एक भवन के निर्माण की कहानी नहीं थी, यह उस विचार का जन्म था जिसने भारत को वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। ये वो संस्थान था जिसने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे केवल दुनिया की खोजों को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं नई खोजें करने के लिए पैदा हुए हैं। IACS के पहले ट्रस्टी बोर्ड में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन जैसी महान हस्तियां शामिल थीं।
इसके बाद के वर्षों में जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस और के.एस. कृष्णन जैसे वैज्ञानिकों ने भी भारतीय विज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IACS की सबसे स्वर्णिम कहानी शुरू होती है एक युवा सरकारी अधिकारी से, जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट-रमन। साल 1907 में उन्होंने कोलकाता के एक सड़क पर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। शायद उस समय स्वयं चंद्रशेखर वेंकट-रमन ने भी नहीं सोचा होगा कि यही संस्थान उन्हें विश्व इतिहास के महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में खड़ा कर देगा। उन्होंने दिन में सरकारी नौकरी की और सुबह शाम IACS की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान किया। वर्षों तक उनका यह समर्पण और जिज्ञासा एक ऐसी खोज का आधार बना जिसने पूरी दुनिया को भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। 28 फरवरी 1928 भारतीय विज्ञान का वह ऐतिहासिक दिन जब CV रमन ने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की घोषणा की। प्रकाश और पदार्थ के बीच होने वाली अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने वाली इस खोज ने आधुनिक भौतिकी की दिशा ही बदल दी। महज 2 वर्ष बाद 1930 में CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। IACS is famous for the Raman effect, which fetched India the only Nobel Prize in Science till date for work done in India. Sir C.V. Raman was associated with IACS and working in the laboratory at 210 Bow Bazar Street. His research went to the scale of Nobel Prize. It did not stop here. Professor Satyendranath Bose, famous for Bose-Einstein condensates. Professor Amol Raychaudhuri, famous for the Raychaudhuri equation. Professor Meghnad Saha, all the legendary, famous for Saha ionization effect, all were associated with IACS at some point of time. Dr. Shyama Prasad Mukherjee, he was a trustee member and helped IACS in some critical point of time in the 1930s. पिछले 150 वर्षों में IACS ने भारतीय विज्ञान को केवल दिशा ही नहीं दी बल्कि उसे वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम भी किया है। आज यह संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विश्व स्तरीय अनुसंधान कर रहा है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में यहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। हाल ही में यहाँ भारत की पहली अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल फैब्रिकेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। In recognition of its continued excellence in research and teaching, UGC has recognized IACS as a deemed to be university under de novo category, in the sense that IACS offers courses for undergraduate, postgraduate and doctoral levels. आज भारत विकसित भारत 2047 के विजन के साथ विज्ञान और नवाचार को अपनी विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना रहा है। सेमीकंडक्टर से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक भारत वैश्विक विज्ञान मानचित्र पर तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। लेकिन इस वैज्ञानिक यात्रा की जड़ें कहीं न कहीं 150 वर्ष पहले बोए गए उस बीज से जुड़ी है जिसे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने अपने सपनों और संकल्प से सींचा था। और शायद यही कारण है कि IACS की यह कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देने के साथ साथ मजबूती देने का भी सफल प्रयास करती नजर आती है। और चलिए एक नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब एक दिन एक उत्सव की।
आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का पावन अवसर है। महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान और भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत का प्रतीक है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के अनेक शहरों में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों, मठों और आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। गुरु पादुका पूजन, विशेष अभिषेक, आरती, भजन कीर्तन और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु अपने गुरुओं को पुष्प, फल, शॉल और पारंपरिक गुरु दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार, गुरु स्तोत्र और संतों के उपदेशों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। प्रमुख मंदिरों और आध्यात्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गुरु पूर्णिमा एक बार फिर ये संदेश देती है कि भारतीय संस्कृति में गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन पथ के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की, जहां भारत के गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जी हां, आपको बता दें कि गुलवीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ग्लासगो में बारिश के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद गुलवीर ने अपनी सहन शक्ति और अंत में लगाई गई तूफानी दौड़ से पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकाल कर दूसरा स्थान हासिल किया। रेस में गुलवीर ने शुरुआत से ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। 1000 मीटर मार्क और उसके बाद 3000 मीटर का पड़ाव पार होने तक गुलवीर तीसरे पायदान पर मजबूती से बने थे। और वहीं ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन का शानदार प्रदर्शन भी लगातार जारी, जहां भारत के अनुभवी वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के लिए मौजूदा खेलों में भारोत्तोलन का 7वां पदक भी दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार अभियान जारी है। भारत के 3 मुक्केबाजों ने दमदार जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं में प्रीति पवार और प्रिया घंगास, जबकि पुरुषों में जादूमणि सिंह ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत की पदक उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। और चलिए नया सफर में अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं देश भर में मौसम का हाल।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ मनमोहक झलकियां जिसकी एक दहाड़ मीलों दूर तक गूंजती है, जिसकी एक आहट से पूरा जंगल सतर्क हो जाता है। जी हाँ, एकदम खामोश लेकिन शिकार में माहिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगल के बेताब बादशाह की। दरअसल आज है इंटरनेशनल टाइगर डे, तो नया सवेरा में आप देखिए टाइगर को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।